राघवेंद्र जी, आपकी राजनीतिक जो सक्रियता है वो कब से शुरू हुई? और हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि आपने किन किन लोगों के साथ राजनीतिक रूप में काम किया है, वो कौन सी हस्ती थी जिनके साथ आप कदम से कदम मिलाकर चले? राघवेंद्र सिंह जी, इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, जिनको ये कहा जाता है कि वो क्षत्रिय समाज से आते हैं और क्षत्रिय समाज से आने के नाते उन पर लगातार ठाकुरवाद का आरोप लगता रहा है, यानी क्षत्रियवाद का आरोप लगता रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? राघवेंद्र सिंह जी, अभी आप योगी आदित्यनाथ के पक्ष में बड़े कसीदे गढ़ रहे थे, होना भी चाहिए क्योंकि आप क्षत्रिय महासभा से बिलोंग करते हैं, क्षत्रियों के हित की बात करना आपकी पहली प्राथमिकता है। लेकिन जहां आप योगी आदित्यनाथ की इतनी तारीफ कर रहे हैं, वहीं योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़े गए 2024 के चुनाव में क्षत्रिय महासभा ने जमकर भाजपा का विरोध किया था, जो कि आपके सोशल मीडिया पे भी ऐसे पोस्ट दिखाई पड़े थे जहां आप भाजपा प्रत्याशियों का विरोध कर रहे थे। तो आखिर ये दोनों काम कैसे हो सकता है? एक तरफ आप योगी जी का समर्थन भी करते हैं और 2024 में क्षत्रिय महासभा इस बात पर गर्व करती है कि उसने भारतीय जनता पार्टी को डेंट पहुंचा दी। राघवेंद्र जी, ये बताइए कि आखिर आपने समाजवादी पार्टी के बड़े नेता स्वर्गीय अमर सिंह जी के साथ भी काम किया है, काफी दिनों तक काम किया। आपके अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से उन्होंने आपके साथ काम किया। क्या कारण रहा कि अमर सिंह, जो कि एक बड़े परिपक्व नेता थे, उन्होंने अखिलेश यादव का बाद में हाथ छोड़ दिया, साथ छोड़ दिया? क्या रहा होगा ऐसा कुछ? राघवेंद्र जी, समाजवादी पार्टी के भी करीब आप लोग रहे हैं क्षत्रिय महासभा के नाते, तो क्या आप ये मानते हैं कि समाजवादी का जो पीडीए है वो 2027 में चलेगा? 2027 में क्या क्षत्रिय महासभा समाजवादी पार्टी के पीडीए के साथ रहेगी? राघवेंद्र जी, 2027 में भारतीय जनता पार्टी अगर क्षत्रियों को सम्मानजनक सीटें नहीं देती है और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ती है, तो क्षत्रिय महासभा का स्टैंड क्या होगा? क्षत्रिय महासभा क्या योगी आदित्यनाथ क्षत्रिय इसलिए उनके साथ जाएगी या फिर मुखर विरोध करेगी? नमस्कार, मैं शिव, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज 24। आज हम एक ऐसी शख्सियत से बातचीत करने जा रहे हैं जो यूं तो एक सामाजिक संगठन चलाते हैं, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल से उनके अच्छे संबंध रहे। देश के बड़े राजनेताओं के साथ उन्होंने सलाहकार के रूप में काम किया है। और यही नहीं, आपको बता दें कि आप लगातार सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में बने रहे हैं। आप वर्तमान समय में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय महासचिव हैं, यानी कि राष्ट्रीय महामंत्री हैं श्रीमान राघवेंद्र सिंह राजू जी। आज हम उन्हीं से बातचीत करेंगे, उनके राजनीतिक सफर से लेकर के सामाजिक सफर और छात्र जीवन की भी उनसे चर्चा करेंगे। आइए बातचीत करते हैं राघवेंद्र सिंह राजू जी से। राघवेंद्र जी, आपकी राजनीतिक जो सक्रियता है वो कब से शुरू हुई? और हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि आपने किन किन लोगों के साथ राजनीतिक रूप में काम किया है, वो कौन सी हस्ती थी जिनके साथ आप कदम से कदम मिलाकर चले? नमस्कार, मैं राघवेंद्र सिंह राजू, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। आपने जो प्रश्न किया है कि आर काल के समय में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय। आज जातियां और उपजातियां इतनी बच गई हैं कि जाति में आपने देखा हो, जातियों में बहुत सारा उपभ्रंश हो गया है। वाराणसी से एक पुस्तक प्रकाशित होती है जिसका नाम है इतिहास लौटा नामक पुस्तक। उसमें साफ साफ शब्दों में दिया है कि 6857 जातियों और उपजातियों में बड़े स्तर पर इस समाज को बांटने और छांटने का काम हुआ। तो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा एक बड़े उद्देश्य के साथ, क्योंकि ये राष्ट्र प्रेम को मानने वाली एक संस्था है जो राष्ट्रवाद के साथ साथ किसी भी वर्ग और समाज में अगर अन्याय होता है तो उनके हित और अधिकारों के लिए ये हमेशा संघर्ष में साथ देती है, खड़ी हो जाती है। और ये आज नहीं है, आदि और अनादि काल से ये चला आ रहा है। तो ये एक ऐसा संगठन है कि आज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, पहले राजपूत हितकाणी महासभा, इसके बाद 1897 से लेकर के आज तक जो गदर आपने देखा 1857 का, तो वो सब जो आजादी की लड़ाई लड़ी गई उसमें भी हमारे महापुरुषों का बहुत बड़ा योगदान है। उन महापुरुषों को और हमारे इतिहास को, और इतिहास के साथ साथ हमारी संस्कृति और संस्कारों को पूरा विश्व मानता है। विश्व स्तर पर सबसे ज्यादा अगर किसी कौम पर लोगों को विश्वास है कि दुनिया की अगर कोई सबसे शक्तिशाली और ईमानदार कौम है तो एक ऐसा समाज का एक ऐसा वर्ग है जिसको अब राजपूताना समाज के नाम से, कोई क्षत्रिय महासभा के नाम से, कोई अलग अलग समाज के नाम से परिभाषित करता है। तो ये निश्चित तौर पर समाज का एक ऐसा वर्ग है जिसमें 33 कोटि हजार देवी देवता, जिनमें आपने देखा हो मर्यादा पुरुषोत्तम राम से लेकर के
जितने भी हमारे बौद्ध धर्म के लोग हों, जैन धर्म के लोग हों, सभी तो इसी धर्म में आपके सामने पैदा हुए हैं और उन्होंने कुछ ना कुछ समाज को उन्होंने अपना कुछ ना कुछ योगदान दिया है। राघवेंद्र सिंह जी, इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, जिनको ये कहा जाता है कि वो क्षत्रिय समाज से आते हैं और क्षत्रिय समाज से आने के नाते उन पर लगातार ठाकुरवाद का आरोप लगता रहा है, यानी क्षत्रियवाद का आरोप लगता रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 13 जनवरी 1987 को पहली बार मैं गोरखपुर में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का 2 रुपए का सदस्य बना था और वो भी हमारे जो जनसंघ से विधायक थे राज ऋषि कुंवर श्रीपाल सिंह जी, राजा साहब सिंगरा मऊ, उनसे मैं बहुत प्रेरित था, उनके विचारों से बहुत प्रेरित था। और वो कहते थे कि दुनिया में कोई व्यक्ति हमारे हाथ का पंजा मोड़ नहीं सकता है, ये एक क्षत्रिय की काया है। और काया के साथ साथ वो वचनबद्ध थे कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन नहीं जाई। तो उन्होंने जो मुझे प्रेरणा दी, राघवेंद्र जी, आप छात्र राजनीति से, जब आप 1983 में पहली बार छात्र राजनीति से बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से जब आप आए हैं, गोरखपुर तक आ गए हैं, तो मैं आपको एक अपने समाज के संगठन से इसलिए जोड़ना चाहता हूं और एक दायित्व तो आपको देना चाहता हूं कि आज जो स्थितियां और परिस्थितियां आने वाले समय में चुनौतियां हैं, तो समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर स्थायी नहीं है। इसलिए निश्चित तौर पर आप एक सामाजिक संगठन पर आइए, जुड़िए। और उन्होंने मुझे जो चीजें दी, इतिहास दिया और तमाम संस्कृति को हमने देखा और जो तमाम उतार चढ़ाव अखंड भारत को हमने जो देखा कि भाई किस तरीके से अखंड भारत बनाने के लिए हमारी 565 रियासतें ले ली गई और हमारे रियासतें लेने के बाद और जिस तरीके से जो चीज तय हुई थी, तो वो अखंड भारत जब बना था, कोई ना कोई अनुबंध हुआ था सरकार से। जब सरकार से अनुबंध हुआ था तो जितने लाख टन सोना, जितने लाख हेक्टेयर जमीन और जितने लाख हेक्टेयर के साथ साथ जितने हमारी जमीनों के साथ साथ जो हमसे अनुबंध किया गया कि भाई हम ये बनाएंगे, तो आज ना जितने लाख टन सोना लेकर के, जमीन लेकर के, फिर बाद में आपने देखा सीलिंग एक्ट आ गया, कहीं है कहीं नहीं है। तो ये जो चीजें हो रही थी, तो लग रहा था कि जो राज ऋषि कुंवर श्रीपाल सिंह जी सोच रहे हैं, निश्चित तौर पर उनके मन में और उनके विचारों में और जिस तरीके से वो निर्दलीय थे और शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा योगदान था उनका, राजा सिंगरा मऊ का, तो मैं उनसे बड़ा प्रेरित था। उन्होंने कहा क्या पद दिया जाए, मैंने कहा मुझे कोई पद नहीं, जो आप बना देंगे। तो मुझे तो युवा जिला अध्यक्ष बनाया था उन्होंने क्षत्रिय महासभा का जालौन जनपद में। तो मैं तो, लेकिन मेरे दिमाग में आ गया कि राजनीति और जो सेवा नीति की बात है, तो जो समाज में जिसमें हम वर्ग में पैदा हुए, तो उन्होंने वही चौपाई सुना दी थी, जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए, वह शक्ति हमें दो ध्यान दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। तो मैं कर्तव्य मार्ग पर डटा रहा। छात्र राजनीति में मैं रहा, मैंने कभी राजनीतिक दलों की परिक्रमा नहीं की, मैंने कभी राजनीतिक दलों से टिकट नहीं मांगा। सामाजिक सत्ता से राज सत्ता में तमाम लोगों को पहुंचाने का काम अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के साथ साथ तमाम जो मैं संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ, जिसमें हिंदू रक्षा सेना का भी मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ। जब कालवी जी का एक दौर था, 2006 में हमसे मिले वो विधुना के कार्यक्रम में, उन्होंने कहा भाई हम करनी माता के नाम से एक संस्था चलाते हैं, प्रेम कमर राठौड़ जी उनके साथ थी, मेजर हिमांशु जी थे। तो हमने कहा आप क्या चाहते हैं, बोले हम लोग चाहते हैं कि सब बैठ करके एक मजबूत जो है बात होनी चाहिए और एक मजबूत मिशन बनना चाहिए, और मिशन में हम चाहते हैं कि हम आपके विचारों से सहमत हैं। तो ये तमाम बातें लेकर के करनी सेना का जो था, वो जो फाउंडेशन तैयार हुआ था कि करनी माता का वो बनेगा, उसका भी मैं प्रारंभिक उनके साथ सदस्य था। देखिए, मैं हिंदू रक्षा सेना का भी राष्ट्रीय सहयोगी हूँ। महामंडलेश्वर प्रबोधानंद जी, जो राम जन्मभूमि आंदोलन में बहुत बड़ा उनका नाम था, और इसके बाद तमाम ऐसे संत जो हमारे जीवन में आए, उनसे भी मैं बहुत प्रेरित हुआ। और जिस तरीके से राम जन्मभूमि को लेकर के अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा सदैव राम मंदिर निर्माण के बाद सदैव समय पे सभी अखबार बताते होंगे, उस समय के समाचार पत्रों में आप देखेंगे, तो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा इन तमाम बातों को उठाती रही है कि भाई जब सारे बोर्ड बन सकते हैं तो क्षत्रिय कल्याण बोर्ड क्यों नहीं बन सकता, सनातन बोर्ड क्यों नहीं बन सकता। लेकिन हिंदुत्व तो सनातन संस्कृति परंपरा में अगर भारत का नाम कब बदल दिया गया, हिंदुस्तान हो गया, कब इंडिया हो गया, तो ये तमाम चीजें जो हम लोगों को कार्यशाला में मंथन में पढ़ाई गई, और उस समय जो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के जो लोग थे, चाहे वो दिग्विजय सिंह बांकानेर हो, मैंने उनके साथ भी काम किया, भोला सिंह साहब हो, उनके साथ भी मैंने काम किया। देश के जितने भी राजपूताना संगठन आज हजारों की संख्या में जो अंकुरित हो गए हैं, वो मानते हैं कि राघवेंद्र जी जिस पायदान पे थे आज भी उसी पायदान पर एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, क्योंकि समाज को हमारे ऊपर भरोसा है और समाज के भरोसे को मैं तोड़ना नहीं चाहता। राजनीति में
भले ही बड़े बड़े वादे करके लोग आते हैं, लेकिन वो वादे जब पूरे नहीं होते हैं तो निश्चित तौर पर यही समाज उन सब चीजों को उनके सामने रखता है और उनके उपेक्षाओं का शिकार लोगों को होना भी पड़ा है। राघवेंद्र सिंह जी, अभी आप योगी आदित्यनाथ के पक्ष में बड़े कसीदे गढ़ रहे थे। होना भी चाहिए, क्योंकि आप क्षत्रिय महासभा से बिलोंग करते हैं। क्षत्रियों के हित की बात करना आपकी पहली प्राथमिकता है। लेकिन जहां आप योगी आदित्यनाथ की इतनी तारीफ कर रहे हैं, वहीं योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़े गए 2024 के चुनाव में क्षत्रिय महासभा ने जमकर भाजपा का विरोध किया था, जो कि आपके सोशल मीडिया पे भी ऐसे पोस्ट दिखाई पड़े थे जहां आप भाजपा प्रत्याशियों का विरोध कर रहे थे। तो आखिर ये दोनों काम कैसे हो सकता है? एक तरफ आप योगी जी का समर्थन भी करते हैं और 2024 में क्षत्रिय महासभा इस बात पर गर्व करती है कि उसने भारतीय जनता पार्टी को दंड पहुंचा दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। वीर बहादुर सिंह के समय भी आपने देखा होगा पूरा देश और प्रदेश किस तरीके से चलता था। लेकिन योगी जी, महंत अवैधनाथ जी के साथ भी मैं काफी समय मैंने देखा कि उनके जो विचार थे और उनकी जो कार्यशैली थी, इसके साथ योगी आदित्यनाथ जी जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं उन पर जातिगत आरोप लगाना तो एकदम गलत है, क्योंकि वो एक संत है और संत की कोई जाति नहीं होती है। संत तो सर्व समाज को ज्ञान देता है, उपदेश देता है। इसके साथ साथ एक समाज में जो गुरुकुल की पहले जो पद्धति थी कि गुरुकुल में शास्त्र के साथ साथ शस्त्रों का भी ज्ञान होता था, और जिस परंपरा से योगी आदित्यनाथ जी को कार्यशैली को मैंने देखा है, जब वो आपने देखा हो एक बहुत दौर था, माननीय मुलायम सिंह जी हमारे बीच नहीं है, जब वो उनका दौर था, जब एक घटना मऊ में घटी और वहां पर हमारे पदाधिकारी हमसे भी मिलने आए। उस समय मैं युवा क्षत्रिय महासभा का प्रदेश अध्यक्ष था और मुझसे लोगों ने कहा कि राघवेंद्र जी, इस तरीके से वहां पर आपको पहुंचना है, ये घटना हो गई और आक्रोश से लोगों में आपको चलना चाहिए। गोरखपुर से बड़ी संख्या में आदेश हो गया। सुरजीत सिंह वगैरह जो लड़के थे मऊ के, तमाम वहां के पदाधिकारी हमसे मिले आकर के, ओम प्रकाश सिंह वगैरह। तो मैंने कहा ठीक है, मैं चलूंगा। तमाम गाड़ियां टूटी। आपको शायद ध्यान हो कि इसके बाद जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे उस समय, माननीय हमारे जो देश के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने रोका भी था योगी जी को, तो उन्होंने इस्तीफा थमा दिया था कि भाई नहीं, हम जाएंगे जरूर, क्योंकि अगर अन्याय हुआ है, अन्याय सहकर मौन रहना हमारा धर्म कहता है। ये अन्याय सहकर मौन रहना यह बड़ा दुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है, यही हमारे शास्त्र कहते हैं। तो शास्त्र संगत बात करके गुंडे, माफिया, अपराधी समाज में अगर भय पैदा करें और समाज के लोगों को आतंकित करके समाज के लोगों से जो है धन उगाही करें, तो ये तमाम चीजें आपने देखा होगी आने वाले समय में जिस तरीके से योगी जी ने उत्तर प्रदेश में एक नई मिसाल और एक नया उन्होंने उत्तर प्रदेश दिया है। और आज 67 करोड़ से ज्यादा लोग इस संगम महाकुंभ में, इस सदी का जो 144 साल बाद महाकुंभ पड़ा, उसमें भी पूरे विश्व ने मान लिया। लोहा गिनीज बुक में उनका नाम दर्ज हो गया। ये उत्तर प्रदेश के लिए और देश के किसी मुख्यमंत्री के लिए सबसे गर्व की बात है। और वो बहुत स्पष्ट करते हैं कि मेरे लिए कुर्सी बहुत बड़ी चीज नहीं है, मैं एक संत हूँ। एक बड़ी चीज है, अभी आपने योगी आदित्यनाथ जी को लेकर बड़े कसीदे गढ़े और आपने उनको क्लीन चिट दे दिया कि वो ठाकुरवादी नहीं है, क्षत्रियवादी नहीं है, जातिवादी नहीं है। और सबसे बड़ी चीज कि 2024 के चुनाव में क्षत्रिय महासभा ने बिगुल फूंक दिया था बीजेपी के खिलाफ, और वो राघवेंद्र सिंह राजू ही थे जिन्होंने बड़ा बिगुल फूंका था और उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा था और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव लड़ा जा रहा था। तो दोनों बात कैसे हो सकती है राजू जी कि एक तरफ आप योगी आदित्यनाथ के संबंध में कसीदे गढ़ रहे हैं, उन्हें महापुरुष बता रहे हो, है भी वो, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आपने 24 में उनकी छवि को धक्का पहुंचाने का काम किया। देखिए, ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा कि आप उठा करके इन सब चीजों को देख लीजिएगा कि बड़ी संख्या में जो है पूरे देश और उसमें महापुरुषों पर बहुत ज्यादा लोगों ने टीका टिप्पणी की। जब हिंदूवादी सरकार है, हमारे अगर देवी देवताओं पर कोई व्यक्ति गलत तरीके से प्रहार करेगा, उनको अपमानित करने का प्रयास करेगा, हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और हमारे साहित्य धार्मिक ग्रंथ है, हनुमान चालीसा पर कोई कहेगा कि नहीं साहब ये चौपाई गलत है, कोई कहेगा नहीं साहब रामायण में ये चौपाई गलत है। तो 500 साल पहले जब ये लिखी जा रही थी या उससे पहले जब लोगों ने ये लिखी, अलग अलग भाषाओं में लिखी, तब आपने क्यों नहीं टिप्पणी की? जब मुद्दे नहीं बचे राजनीतिक दलों पर, मुद्दा तो लोगों के पास है, मुद्दे नहीं बचे तो उनको समाज में वैमनस्यता पैदा करना था। समाज में ये बात ठीक है कि योगी जी जहां बैठे हुए हैं यहाँ पर कानून का दुरुपयोग ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा ये धर्म बनता है कि सरकारें कोई भी हो, केंद्र में हो, प्रदेश में, 2014 में भी अगर आपने देखा हो कि बड़े स्तर पर अटल जी की आप एक कविता देख लीजिएगा, अटल जी ने स्पष्ट किया था कि छत्री है तो लड़ेगा, छत्री है तो अड़ेगा। आप उनकी उठा करके देखिए, उन्होंने कहा भाई देश में
ये राजा महाराजा जो अपना सब कुछ रियासतें दे दिए और उनके साथ अगर गलत तरीके से आप उनके साथ सियासत करेंगे और उनकी सीटें आप काटते चले जाएंगे, उनका आप जो है तमाम संगठन में भी स्थान नहीं रखेंगे, तो जो अगर गलत हो रहा था तो ये तमाम चीजें भगवान प्रभु श्री राम, हमारी रामायण भी यही कहती है, हमारी गीता भी यही कहती है, और हमारे जो भी धर्म ग्रंथ हैं वो भी हमें यही प्रेरणा देते हैं कि हम अन्याय कोई अगर हो रहा है उसमें मौन रहना है, भले वो हमारी पार्टी या हमारे विचारों से संबंध रखते हुए। गीता में स्पष्ट कहा गया है कि उस पार्टी का साथ दीजिए, उस व्यक्ति का साथ दीजिए जो आपके धर्म और संस्कृति और संस्कारों को बचाए। तो हमें वो आईना दिखाना था, लोगों को लग नहीं रहा था भाई 13%। मैं कह रहा हूँ 2011 के एक समाचार पत्र की कटिंग मैं आपको दे देता हूँ, उसमें स्पष्ट लिखा 13% क्षत्रिय समाज है। और मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, इस पर तर्क होना चाहिए कि जातियों में भ्रंश क्या हो गया। आप महापुरुषों को किसी भी जाति में, अनंगपाल को, तोमर को आप जाट बता दोगे, पृथ्वीराज चौहान को आप गुजर बता दोगे, कहीं पृथ्वीराज चौहान को आप अन्य पिछड़े और दलित में बांट दोगे। तो ये सब चीजें, विसंगतियां जो फैलाई गई हैं, निश्चित तौर पर इस छत्रत्व में 10 रेजिमेंट है हमारे, तो इन लोगों के रेजिमेंट इनकी जाति समाज के क्यों नहीं बन गए। तो हमने तो सभी वर्गों में सामंजस्य स्थापित करके आज जिस तरीके से योगी जी चला रहे हैं, वीर बहादुर सिंह की भी सरकार चली थी, वीर बहादुर सिंह ने भी सभी सामंजस्य स्थापित करके उत्तर प्रदेश में एक अलग उदाहरण दिया था। तो ये आरोप लगाना, क्योंकि सिंहासन, शेर जो है वो अगर सिंहासन पर बैठे या ना बैठे, चट्टान पर भी बैठा है तो उसे मालूम है, गूढ़ दृष्टि रहती है उसकी और पक्का इरादा होता है। तो इसलिए आज भी इन सर्कस के इन शेरों को सर्कस का शेर बनाने का जो दौर चल रहा है लोगों का, कि जब चाहो क्षत्रिय समाज पर इतिहास उठा करके चाहे तोड़ मरोड़ के पिक्चर बना दो, कहीं जोधा अकबर, कहीं पद्मावत। आपको नहीं ध्यान है कि हमने विरोध किया था बहन जी मायावती जी की सरकार में, जब आई थी जोधा अकबर, हमने नहीं चलने दी थी, रोक लगानी पड़ी थी उन्हें, क्योंकि हमने कहा था उनसे कि जब आप जोधा अकबर में देख रहे हैं इधर सही नहीं, जोधा कोई है ही नहीं ऐसा, है ना। तो जब कोई जोधा नाम की कोई छत्राणी थी नहीं, तो आप किस तरीके से इनका वो दिखा रहे हैं। तो इतिहास को जिस तरीके से तोड़ा मरोड़ा गया है, उस समय भी हमने कहा था मोची बने सुनार में, जब बहन जी आप अपने गाने पर रोक लगा सकती हैं, तो हमारी संस्कृति और सम्मान को बचाने के लिए हम लोग पूरे देश और विदेश सब जगह सड़कों पर उतरे। राघवेंद्र जी, ये बताइए कि आखिर आपने समाजवादी पार्टी के बड़े नेता स्वर्गीय अमर सिंह जी के साथ भी काम किया है, काफी दिनों तक काम किया, आपके अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से उन्होंने आपके साथ काम किया। क्या कारण रहा कि अमर सिंह, जो कि एक बड़े परिपक्व नेता थे, उन्होंने अखिलेश यादव का बाद में हाथ छोड़ दिया, साथ छोड़ दिया? क्या रहा होगा ऐसा कुछ? देखिए, जहां तक नेताजी हमारे बीच नहीं है, माननीय स्वर्गीय अमर सिंह जी हमारे संगठन के राष्ट्रीय संरक्षक रहे हैं। हालांकि मैं तो भैरव सिंह शेखावत जी, प्रतिभाताई पाटिल जी जो कांग्रेस के नेता हैं, दिग्विजय सिंह जी, और देश में तमाम माननीय चंद्रशेखर जी की भी यात्रा में सुधींद्र भदौरिया जी के साथ तमाम समय समय पर तमाम राजनेताओं का स्नेह मिला। माननीय बीपी सिंह जी जब थे तो वो हमें एक मैनपुरी में जवाहरलाल नेहरू स्मारक इंटर कॉलेज है, तो वहाँ सुबख्श सिंह जी राठौर स्वर्गीय, वो कई जगह जिला पंचायत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। तो कई जगह मुझे छात्र राजनीति के बाद सहभागिता करने का इन बड़े नेताओं के साथ मौका मिला। लेकिन अमर सिंह जी एक बात स्पष्ट करते थे कि अगर राजनीति में आना है तो अपमान सहने की आदत डाल लीजिए। उन्होंने कहा, राघवेंद्र जी, निश्चित तौर पर आपका जो मिशन है और जिस लक्ष्य में आप समाज के हित और अधिकारों के लिए लगे हुए हैं, ये मैं नहीं कहता कि आप सांसद, विधायक, मंत्री और जो भी बन पाए, लेकिन आप समाज को आईना दिखा देते हैं, समाज के लोगों के हक और अधिकारों को जिस तरीके से मैंने तमाम एपिसोड देखे हैं। मैं चाहता हूं कि आपके इस मिशन को मैं जिंदा रखूं और 13 जनवरी सन 2010 को वो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय संरक्षक बनने के बाद वाराणसी से उन्होंने पहली एक यात्रा निकाली, हुई जगह आप देश भर में जनसभाएं करिए। उन सारी यात्राओं का संचालक मैं था, सारी यात्राओं का मैं प्रभारी था। आपने देखा हो 28 मार्च 2010 को उन्होंने जो रामलीला मैदान में दिल्ली में महारैली हुई, क्षत्रिय महाकुंभ, और जिस तरीके से छठीगरा मथुरा में 19 फरवरी सन 2010 को हुई, तो ये बड़े बड़े जो देश भर में अमर सिंह जी ने रैली, एक समाज की, एक वर्ग की इतनी बड़ी बड़ी रैलियां हुई। उनका ये मानना था कि भाई अखिलेश जी के परिवार में, अखिलेश जी को जिस तरीके से नेताजी नहीं चाहते थे, उच्च शिक्षा दिलाने में कुछ दिक्कतें थी, भाई अकेला बेटा है, उसको सैन्य स्कूल में ले जाने का काम हो, और पारिवारिक बातों में तो कांग्रेस में और नेताजी से मेरी एक हवाई जहाज में मुलाकात हुई थी। तो नेताजी जब हवाई जहाज में मुलाकात हुई तो मैं भी यहाँ अपमानित था। जब मैं रहता था खान मार्केट के ऊपर, तो AICC का मेंबर था,
लेकिन बावजूद मैं जानता था कि जिस मिशन को लेकर के मैं चल रहा हूँ, समाजवाद की मिशन को लेकर के जिस विचारधारा को, वो हो सकता है कांग्रेस में वो मिशन हमारा पूरा ना हो पाता। तो ये निश्चित तौर पर है, यहाँ पर उनके पास उस समय मुद्दे थे, समाजवादी पार्टी के पास में जो अब इस समय है, उसमें अन्य दल था, जनता दल बनी थी, इसके बाद लोक दल में भी रहा। तो अमर सिंह जी का कहना था कि वो तमाम जो हमारा गहरा लगाव माननीय नेताजी के साथ था, उस गहरे लगाव में तमाम परिवार में एक परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं, तो जो कानाफूसी लोग कर देते थे, राजनीति में नेताओं को कान का कच्चा नहीं होना चाहिए। अपने जो निष्ठावान कार्यकर्ता है, उनकी प्रतिष्ठा निश्चित तौर पर बढ़नी चाहिए। मैंने जो भी अमर सिंह का रहा है, मेरे प्रति निष्ठा रही है, उन सारे लोगों की प्रतिष्ठा बढ़ाई। और मैं आपके सामने चैनल पे स्पष्ट कहता हूं कि मेरे समाज के बीच में, लोगों के बीच में, और कई मंत्री भी थे, उन्होंने कहा राघवेंद्र सिंह राजू, अगर आप चाहें तो मैं जहां से बताओ वहां से आपको विधान परिषद भी भेज सकता हूं, सदन में जहां से चाहो वहां से चुनाव लड़ो, मैं आपको टिकट दिलवा सकता हूं। लेकिन मैंने स्पष्ट उस समय भी किया था, और आज भी आपके चैनल के माध्यम से ये स्पष्ट करता हूं कि मैंने उस समय भी कहा था कि हर व्यक्ति अगर चुनाव लड़ेगा, नेताजी आप चुनाव लड़िए, आप भी तो सबको लड़ा रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में एक बात जरूर थी कि जिस समाजवादी पार्टी को उन्होंने इस पे पहुंचाया, और उस पैगाम पर पहुंचाने के बाद, लेकिन मैंने उनसे जरूर ये कहा कि नेताजी आपका मान सम्मान, स्वाभिमान, सौर शक्ति, इसमें सब स्पष्ट रहेगा, क्योंकि अखिलेश जी भी पढ़े लिखे इंजीनियर व्यक्तित्व हैं, और अगर कहीं गलत फहमियां हैं तो आपस में बैठ करके, आपका मतभेद नहीं है, मनभेद है। तो निश्चित तौर पर नेताजी ने उनको फिर एक बार 2012 में उनकी वापसी हुई, और आपने देखा 52 टिकट समाजवादी पार्टी ने दिए, और उसके बाद 45 विधायक हमारे जीत के आए। और इसके बाद बड़े स्तर पर जो उन्होंने फार्मूला भी बनाया था उसमें, तो वो फार्मूला जैसे आवाज पीडीए का बनाया तो ठाकुर नहीं है उसमें। तो ये तमाम जो फार्मूले बनते हैं, ये जातिवाद नहीं है, क्या है? तो मैं जातिवाद को गलत नहीं मानता, मैं तो आपके सामने चैनल पर डिबेट में स्पष्ट कह रहा हूं कि अवसरवादी से जातिवादी, अगर मुझ पर कोई कहे मैं जातिवाद का हूं, तो माननीय हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अभी तो एक चैनल के डिबेट में स्पष्ट किया कि क्षत्रिय वंश में जन्म लेना और क्षत्रिय वंश में हमारे जो देवी देवता हैं, उन महापुरुषों पर गर्व करना, क्या हमारी संस्कृति नहीं कहती? मैं तो गर्व के साथ स्वीकार करता हूँ, हाँ मैं क्षत्रिय हूँ, तो ये गर्व के साथ सारे लोगों को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन ये निश्चित तौर पर है कि अमर सिंह जी ने एक समाज के बीच जो संदेश दिया था कि ये जो कौम है, इसने सब कुछ पराक्रम से हासिल किया, परिक्रमा नहीं की। और आज जो क्षत्रिय समाज के जो लोग हैं, जो आप बताते हैं, जब मैंने उनको बताया कि 6,857 जातियों और उपजातियों में, और आपको बता दूं कि मैंने 3 पद यात्राएं की, 95 में प्रताप ज्योति यात्रा, 2010 में चेतना रथ यात्रा, और 2011 में इन तमाम जो छोटे छोटे से दल हैं, इनके बल और इनकी समस्याओं का जो हल था, उसमें राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बना, जिसमें मौजूदा सरकार में भी 2 राजनीतिक दल हैं। जो एक नारा देता है जल छत्री थल छत्री, दूसरा नारा देता था जय शिवाजी जय महाराणा। तो ये अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा भले एक सामाजिक संगठन हो, लेकिन इसने कई प्रयोगशाला में अपने जो प्रयोग किए हैं, किसी से कुछ लिया नहीं है। उनसे भी कहा कम में 10 वी विल डू, हमारे साथ आइए, आपके हित अधिकारों को सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करने के लिए ये अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा पूरा आपका बैनर संरक्षक के तौर पर देती है। और उस समय पूरा आपने देखा हो बाल संग्रहालय मैदान, यहीं पर वो संकल्प लेकर के पूरे देश में एक आंदोलन खड़ा किया गया। इनसे भी मिलकर यात्राएं हमने 2010 में निकाली। राघवेंद्र जी, समाजवादी पार्टी के भी करीब आप लोग रहे हैं क्षत्रिय महासभा के नाते, तो क्या आप ये मानते हैं कि समाजवादी का जो पीडीए है वो 2027 में चलेगा? 2027 में क्या क्षत्रिय महासभा समाजवादी पार्टी के पीडीए के साथ रहेगी? देखिए, ये निश्चित तौर पर है कि मौजूदा समय में भी जो केंद्र में सरकार बनी, आपके जो रिपोर्ट थी, जो मीडिया के थे कि 4.5% क्षत्रियों की नाराजगी थी। नाराजगी क्या थी कि भाई आप कहीं भी गाली देने लगो। केंद्रीय मंत्री हैं माननीय रूपाला साहब, उन्होंने क्या बोल दिया, इसके बाद तर्क वितर्क का दौर चल गया। यहाँ माननीय हमारे संजीव बालियान साहब और संगीत सोम के बीच जो तर्क हुआ, तमाम क्षत्रिय महापंचायतें, खाप महापंचायतें हुई, एक तरीके से प्रोड्यूसर सिंह को आप क्यों आप क्लीन चिट दे रहे हैं। तो ये तमाम चीजें जो घेरने का काम हुआ, बड़े स्तर पर क्षत्रियों में नाराजगी रही। और इन नाराजगी का सही स्वरूप जो भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, आपने देखा हो 2014 में, 2017 में, और उसमें भी, चूंकि उसका भी मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, तो राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते मुझे मालूम था कि नाराजगी क्या है। नाराजगी सिर्फ एक बात थी कि जब बड़े स्तर पर लोगों को आज भी ध्यान नहीं होगा कि 1952 में जब सिर्फ 180 सीटें थी राजस्थान में, तो यही जो रियासत जिन्होंने दे दी
लाखों टन सोना दे दिया, लाखों हेक्टेयर जमीन दे दी। इनको 180 सीटें जब चुनाव हुआ राजस्थान में, विधानसभा बनी, तो 73 सीटें हम जीत करके आए। वही 1977 में जब इमरजेंसी लगा, और इमरजेंसी के बाद आपने देखा जनता पार्टी की सरकार बनी। बाद में जब भारतीय जनता पार्टी, उसमें भी टूट था, वो मचा। तो आपने देखा हो कि जब संजय गांधी जी गए मिलने के लिए, तो उन्होंने पूछा भाई कि भाई आखिरकार सत्ता में वापसी कैसे हो सकती। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप ठाकुरों को टिकट दे दीजिए। और आप विश्वास मानिए, 152 टिकट जो है कांग्रेस ने तय किए, 145 टिकट दिए, 139 टिकट छतरी जीत करके आए। और आज जो स्थिति थी 2012 का, मैं आपको बता चुका हूं। अखिलेश जी और तमाम जो लोग हैं सत्ता में, इन लोगों को, अगड़े समाज को सिर्फ झगड़े में नहीं फंसाना चाहिए। आज जो जातिगत फार्मूले बन रहे हैं, चाहे केंद्र में कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, कोई भी बना रहा हो, आने वाले समय में मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि संविधान के किस धारा के तहत गठबंधन की सरकारें बनती हैं, और जब गठबंधन की सरकारें बनती हैं तो ये अपना पूरा कार्यकाल क्यों नहीं पूरा कर पाती। इनमें तमाम चीजें, ये आम जनमानस में बहस की बातें हैं, लेकिन ये निश्चित तौर पर है भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार और हमारे महापुरुषों पर, हमारी संस्कृति पर, हमारे देवी देवताओं पर, हमारे इतिहास पर। और हमारे साथ अगर अन्याय होगा, निश्चित तौर पर उन तमाम राजनीतिक दलों को मैं हमेशा वर्ग पर सजित करता रहा कि अगर हमको छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। राघवेंद्र सिंह जी, आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजनीतिक क्षेत्र में अगर आप बात करें तो आम आदमी पार्टी, जिसमें अन्ना हजारे के मूवमेंट में भी राघवेंद्र सिंह राजू दिखाई पड़े थे, आपके क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरवंश सिंह जी भी वहां दिखाई पड़े। और ऐसे में उसी अन्ना आंदोलन से निकली हुई पार्टी आम आदमी पार्टी के नेता है संजय सिंह, जो सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। इस समय राज्यसभा के सदस्य हैं। औरंगजेब के मुद्दे पर वो बाकायदा क्षत्रिय समाज के लोगों को घेरते हैं। वो कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान जो था, उसका जो भेदी था या उसके साथ जिसने गद्दारी किया था, वह भी एक क्षत्रिय था, जयचंद। फिर वो बात करते हैं कि राणा सांगा की बात करते हैं कि वो महाराणा प्रताप की, तो वहां भी वो, उसमें जो भेदी होता है वो क्षत्रिय का नाम लेते हैं। ठीक इसी प्रकार उन्होंने ये भी कहा कि जब अकबर ने हमला किया था जयपुर में, तो उन्होंने कहा कि उस समय भी मान सिंह नाम का एक गद्दार था, वह भी क्षत्रिय था। तो ये जो संजय सिंह ने क्षत्रियों पर ये आरोप लगाए हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? फिलहाल औरंगजेब के मुद्दे पर वो कहीं ना कहीं मुसलमानों के साथ खड़े दिखाई पड़ते हैं, जबकि अपने सजातीय क्षत्रिय वीरों के साथ वो नजर नहीं आते। देखिए, जहां तक उनकी बात है, आपने देखा हो अन्ना हजारे का जो आंदोलन था, स्वामी अग्निवेश जी हमको लेकर के गए, और मैं दिल्ली के उसमें रहा हूं। मैंने आपको फोटो, आप चाहेंगे तो मैं भेज दूंगा अन्ना हजारे जी के साथ में। तो कहने का तात्पर्य है कि अन्ना हजारे आंदोलन के बाद आज जो हश्र है, और आम आदमी पार्टी का जो मौजूदा हश्र है, उसमें जो क्षत्रियों की उपेक्षा हुई है, चाहे पंजाब में हो चाहे दिल्ली में हो, दिल्ली भी पृथ्वीराज चौहान की थी, उसकी परिकल्पना संजय जी समझ लें कि सबसे पहले कहा जाता है जनपथ, इसके बाद राजपथ, इसके बाद विजय पथ। तो जो परिकल्पना पृथ्वीराज चौहान ने बनाई थी, और जो हमारी संस्कृति और संस्कार है, लेकिन मैं उनके लिए ही नहीं, देश में कोई भी राजनीतिक, अगर वो अपने समाज और अपने समाज के साथ साथ अपने परिवार, और परिवार के साथ साथ अपने महापुरुषों, अपने देवी देवताओं पर कोई टिप्पणी करता है, तो मैं समझता हूं निश्चित तौर पर उनका डीएनए होना चाहिए कि कम से कम भैया ठीक क्या आखिरकार कमी है समाज में। इस समाज में हम क्या इस स्थिति में आ जाएं कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए या कुर्सी पाने के लिए हम अपने चोले का रंग बदल लें? ये कभी नहीं हो सकता। राघवेंद्र सिंह राजू कुर्सी पाने और चोला के रंग बदलने वाले तमाम ऐसे लोगों के बीच गुजरा है, लेकिन आज भी क्षत्रिय महासभा से मेरी एक पहचान है। क्षत्रिय महासभा हमारी शान है, यही हमारी जान है। और मैं चाहता हूं कि मेरे शरीर में जब तक एक भी बूंद रक्त है, तब तक क्षत्रियों के हितधिकारों के लिए लड़ना हमारा जब तक वक्त है, तो मैं उसके लिए लड़ूंगा। और मैं अंतिम अपने कार्यकर्ताओं से भी कहना चाहता हूं कि जब मुझे अपनी, चूंकि हर जो व्यक्ति आया है, जो इस धरा पे आया है, जिसको इस धरा पे है, इस धरा का इस धरा पे रह जाएगा। तो इसलिए हमको जाना है, सबको मालूम है कि मरने के बाद भी लोग याद रखें। तो मैं भी अगर मरूं तो कम से कम क्षत्रिय महासभा का झंडा और डंडा लेकर के हमारे कार्यकर्ता मेरे साथ चल रहे हों। तो यही तमाम चीजें इस समाज ने, तमाम जो चीजें देखी, इतिहास इसका जो गौरवशाली रहा है, ये भविष्य में भी गौरवशाली बना रहे। उन तमाम जो हमारा शैक्षिक प्रतिशत सबसे आई है, 96.5% शैक्षिक दर है। तो हमने हर क्षेत्र में बड़े बड़े
कार्य किए हैं और कुछ मांगा नहीं, आज भी नहीं मांगते, क्योंकि भारत का नाम मैकेले के सम्मान में कब बदल दिया किसने? ये प्रश्न उठाया था हरवंश सिंह ने, सदन में उठाया था मामला ये मैकेले के सम्मान में। लेकिन चाहे आनंद पाल का मामला हो, चाहे स्वाति सिंह का मामला हो, देश में कोई भी अन्याय हुआ हो, चाहे दयाशंकर सिंह जी मौजूदा प्रदेश के मंत्री हैं उनका मामला रहा हो, राजा भैया का भी जब उत्पीड़न हुआ, पूरे देश में पोस्टर पढ़ लीजिएगा, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने ही नारा लगाया था कि जेल का फाटक टूटेगा, राजा भैया छूटेगा। राघवेंद्र जी, 2027 में भारतीय जनता पार्टी अगर क्षत्रियों को सम्मानजनक सीटें नहीं देती है और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ती है, तो क्षत्रिय महासभा का स्टैंड क्या होगा? क्षत्रिय महासभा क्या योगी आदित्यनाथ क्षत्रिय इसलिए उनके साथ जाएगी या फिर मुखर विरोध करेगी? लेकिन ये निश्चित तौर पर है जो आज माहौल मीडिया बनाए हुए है। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो उन्होंने रखा है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए भारत, नेपाल पहले हिंदू राष्ट्र था, तो जो अंतर द्वंद्व चल रहा है जातियों में उन्माद फैलाने का, तो अगर योगी है तो वो उपयोगी है। तो निश्चित तौर पर मैं उनकी विचारधारा, उनकी जो कार्यशैली है, आक्रामक के साथ साथ गुंडे माफिया अपराधियों के साथ जो अन्याय आप देख रहे हैं कि भाई आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, दूसरे लोग कब बोर्ड बना लिए, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए और 2027 का जो चुनाव है, नौजवान, बेरोजगार और उनके साथ साथ खास तौर से जो हमारा समाज है, जो समाज तय करता है, ये विचारधारा देखता है, अगर इसके मान सम्मान, स्वाभिमान और सौर शक्ति में कहीं कमी आई तो निश्चित तौर पर ये 13% क्षत्रिय समाज अपने हक और अधिकार के लिए कोई भी ठोस निर्णय लेगा। लेकिन ये निश्चित आपको किए दे रहा हूं कि जो अगला समाज है, अगड़ों को झगड़ों में मत लगाइए, जो ब्राह्मण व शूद्र नहीं है फिर क्या हो बतलाओ। इसीलिए 64% क्षत्रिय समाज, हम तो ये नारा दे दिए हैं, एक झंडे के नीचे आओ, हम है क्षत्रिय समाज, हम है क्षत्रिय समाज, देश में परिवर्तन लाएंगे हम सब मिलकर। राघवेंद्र जी, अभी औरंगजेब के मुद्दे को लेकर के बवाल थमा भी नहीं था कि अलीगढ़ में एक और घटना हुई जब होली के पर्व के पहले अलीगढ़ में होली खेलने की डिमांड शुरू हुई। आपने देखा कि वहां के जो सांसद हैं सतीश गौतम, इसके अलावा ठाकुर रघुराज सिंह जो कि विधायक हैं, उन्होंने एक बड़ी मांग कर दी और उन्होंने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में वहां पर मंदिर बनना चाहिए, पहला ईंटा रघुराज सिंह ही देंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? कहां तक ये बातें ठीक हैं? क्या ऐसी बातें होनी चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, इस देश में गंगा जमुनी की तरजीह रही है। एक बार हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर हरवंश सिंह जी के साथ जा रहे थे प्रभु श्री राम मंदिर अयोध्या में, तो उन्होंने हमसे पूछा, राघवेंद्र जी ये मजार किसकी है? तो मैंने कहा भाई साहब जो भी है, बोले मजार जो है। और इसके बाद फिर आगे चले तो बहुत बड़ा गुलाब का एक बाग था, तो उन्होंने कहा ये देखिए बहुत बड़ा गुलाब का एक बाग दिख रहा है, तो उसमें लिखा था रब्बन मियाँ का बाग। तो हरवंश सिंह जी ने फिर हमको एक चौपाई उस समय सुनाई कि रब्बन मियाँ के फूल चढ़े हैं मंदिर मंदिर द्वार पर, भोलेनाथ की अगरबत्तियां जलती सभी मजार पर, भगवान रहे इस दुनिया में, दोनों की यारी बनी रहे, रब्बन की बगिया हरी रहे और भोले की अगरबत्ती जलती रहे। तो ये तमाम है गंगा जमुनी की तरजीह पर। लेकिन ये निश्चित तौर पर अलीगढ़ जिन्होंने उस जमीन को दिया है, जो राजा थे, और जिस अनुबंध पर दिया, तो वहां पर ऐसा तो नहीं, मजहब नहीं सिखाता आपस में देर रखना। हिंदू हैं हम, वतन हिंदुस्तान हमारा, जिसको हिंदुस्तान से प्यार नहीं उसको हिंदुस्तान में रहने का अधिकार नहीं, ये तो मैं हर जगह बोलता हूँ। तो जब वहां हम तो कहते हैं अलीगढ़ का नाम सम्राट पृथ्वीराज चौहान के नाम से हो जाना चाहिए। तो ये तमाम जो यूनिवर्सिटी बनी, तमाम चीजें जो तोड़ी गई मरोड़ी गई, किन सरकारों ने कुर्सी पाने और चोला के रंग बदलने में, हर सरकार ने अपने अपने समय पर अपना अपना वो लिया है। लेकिन इन तमाम चीजों पर आपने देखा हो जो अगला समाज है बहुत बड़ा, उसमें जो है तमाम झगड़े लगा करके सत्ता से इसको विमुख करने का जो काम किया जा रहा है, ये नहीं होगा। हम चाहते हैं अखंड भारत की परिकल्पना बने, ऐसी स्थिति ना बन जाए कि जैसे यूक्रेन में आपने देखा, बांग्लादेश में देखा 22% हिंदू थे, आज 6% से भी नीचे आ गए, पाकिस्तान का अपने एपिसोड देखा, अफगानिस्तान का देखा। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो उस समय अनुबंध था, पूरे देश के सारे क्षत्रिय समाज के लोगों, गुरुकुल की स्थापना करो, शास्त्र के साथ साथ शस्त्र का भी ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि कब इस देश में कब इन तमाम राजनीतिज्ञों के द्वारा आपस में झगड़े लगा दिए जाएं, इन सब चीजों से भी हमेशा सजग रहो, सतर्क रहो। लेकिन ये निश्चित तौर पर है अपनी संस्कृति, अपने संस्कार और भारत का जो भारत से बना हुआ भारत है, इसकी संस्कृति को
और जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ये जो नारे पहले बजते थे, उन्हीं नारों को, उन्हीं संस्कृति को, उन्हीं संस्कारों को पुनः पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। मैं समझ रहा हूं कि आने वाले समय में जो राजनीतिक दल हैं, जो जातिवाद का जो चोला ओढ़े हुए हैं, और मैं एक पार्टी में नहीं कहता हूं, वो जो सत्ता की चाबी चाहिए, सबको मलाई चाहिए, तो सत्ता केवल जिनका है उनके समाज के लोगों से पूछ लीजिए, उनका समाज उन लोगों से खुश नहीं है। तो सत्ता, समय, समय, संपत्ति, सत्ता और शरीर ये स्थायी नहीं है। इसलिए समय रहते राष्ट्र को सबसे मजबूत बनाओ। राष्ट्र रहेगा तो आप रहेंगे, राष्ट्र रहेगा सारी चीजें ठीक रहेंगी, राष्ट्र रहेगा वो रहेगा, लेकिन किसी के त्याग और बलिदान को आप अनछोड़ मत बनाएं। इस क्षत्रिय समाज को अपमानित करने का कतई कुचक्र और प्रयास ना करें। राघवेंद्र सिंह जी, अभी योगी आदित्यनाथ को लेकर के अखिलेश यादव लगातार हमलावर रहते हैं, फिर चाहे वो कुंभ की चर्चा हो, फिर चाहे वो बजट की बात हो, फिर चाहे वो जेपीएनआईसी की बात हो, वो बेरोजगारी की बात हो, एजुकेशन की बात हो, पीडीए की बात हो, लेकिन औरंगजेब के मुद्दे पर भी अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ को निशाने पे लेने से नहीं चुके। आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव के इस तरह के बयान देने से क्या फर्क पड़ता है, और बार बार वो योगी आदित्यनाथ को निशाने पे लेते हैं, इसको आप राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कैसा देखते हैं? देखिए, ये निश्चित तौर पर है कि हम जातिगत जनगणना के भी विरोधी नहीं थे, लेकिन जातिगत जनगणना में भी तमाम वो भ्रंश है जो 1911 से लेकर के आज तक बनी हुई हैं। लेकिन उनके साथ साथ सारे लोकसभा की सीटों के परिसीमन दोबारा कराए जाएं, सारे विधानसभा की सीटों के द्वारा परिसीमन कराए गए। जो जातिगत परिसीमन हुए हैं देश में, तो लोगों को पाल आएगा कुर्सी पाना और चोला का रंग बदलना। कहने का तात्पर्य यह है कि जिन औरंगजेब की बात आप कर रहे हैं, आपको नहीं है मराठा छत्रपति शिवाजी जिनको लोग मानते हैं क्षत्रिय शासक थे, हम तो नारा देते थे, लेकिन औरंगजेब जैसा क्रूर शासक आपने देखा अपने पिता को जो ताजमहल के सामने, क्या वो इतिहास, क्या इस देश में पिता जो जन्म दे अपना पिता पुत्र को, वो उसको ही जेल में डलवा दे? तो ऐसे इतिहासकारों और खासतौर से फिल्म के लोगों और ऐसे तमाम एपिसोड के लोगों से, उन विचारधाराओं के लोगों से जो इतिहास के साथ छेड़छाड़ करते हैं और इतिहास के साथ साथ विचारों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, ये देश गंगा जमनी मजहब का देश है। इसमें एक समय केवल वोट बैंक की जो राजनीति चल रही है, ये जो विचार आ रहे हैं, ये सारा जो माहौल बनाया जा रहा है, जो तमाम चीजें हो रही हैं, इस देश में बहुत बड़ा इतिहास छत्रपति शिवाजी का भी है, महाराणा प्रताप का भी है। पंडित लालजी त्रिपाठी द्वारा प्रकाशित पुस्तक देख लीजिएगा, हल्दी घाटी। तो यही तमाम जो है, तो महाराणा प्रताप ने की जो है स्पष्ट कहा था कि हम जो है देश की माटी नहीं देंगे। तो ये तमाम जो इतिहास हमारा कहता है कि घास फूस की रोटी खाकर राणा नहीं लड़ा था क्या, मंदा वैरागी के तन पर हाथी नहीं चढ़ा था क्या, वीर हकीकत राय को यहाँ पर फांसी चढ़ते देखा है, ऋषि दधिच को अपनी हड्डी अर्पित करते देखा है, हाड़ा रानी शीश काटकर थाली में रख देती है, इसीलिए छत्रत की लाली आंसू से भर देती है। ये क्या है? ये सब कुर्सी पाने के लिए आजादी को किया कलंकित कुछ झंडा मर्दानों ने, अखंडता को खंडित किया था पद लोलिप कर और गद्दारों ने, करे प्रायश्चित इन पापों का पौरस ने ललकारा है, और वंदे मातरम राष्ट्र मंत्र है, यही हमारा नारा है। तो हमें अपनी संस्कृति और संस्कारों को कहने में और बोलने में क्या दिक्कत है? गलत को गलत और सही को सही बोलने में अगर कोई भी व्यक्ति हो, आज सांसद है, विधायक है, मैं तो अपने समाज के विधायक, सांसद और मंत्रियों से कहना चाहता हूँ कि समाज को समय रहते अगर आपने ध्यान नहीं दिया, तो हम तो लोग क्या कहते हैं, हनुमान जी की एक चौपाई, आपन तेज समारोह आपो, तीनों लोग हाँकते कापो। और फिर ये सांसद विधायक के जब मंच पर होता हूं, उनसे भी कहता हूं कि भैया तुम भूतपूर्व क्यों हो गए, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जो नाम सुनावे। लेकिन आपको स्पष्ट कर दूं, आप लोगों की ही रिपोर्ट है कि हर राजनीतिक दल में देख लो आप, आज मौजूदा सरकार में भी निष्ठावान कार्यकर्ताओं का सम्मान होना चाहिए। किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता हो, कैडर बेस कार्यकर्ता हो, जिन्होंने राम मंदिर में कारसेवक रहे हो, जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण से लेकर के हिंदुत्व की चाहे जो भी लड़ाइयां लड़ी हो, चाहे वो कृष्ण जन्मभूमि के मामले हो, जो गलत हुआ, उन सब चीजों के तमाम जो चीजें हैं, उन सब चीजों की रिपोर्ट वो आप सही तरीके से समाज के बीच रखिए। वोट की राजनीति इन सब चीजों से नहीं जोड़ाना जाना चाहिए और आपस में नहीं लड़ाना चाहिए, क्योंकि ये विश्व में आप समझ लीजिए कि सबसे बड़ी ताकत के रूप में अब जातिगत जनगणना नहीं हुई है। हम तो मानते हैं कि धीरे से हो सकता है कि आगे जातिगत जनगणना आ जाए तो हम चाइना से ज्यादा बड़े बन जाए, लेकिन विश्व की सबसे दूसरी बड़ी ताकत है। और सुनीता विलियम जैसे लोग जो भारत मूल के ही लोग हैं, इतने दिन वहां पर रहने के बाद
भारत में वापस आ गए। तो ये तमाम जो संस्कृति, संस्कार और जो जोड़ तोड़ राजनीति, कुर्सी पालाने क्षत्रियों का, चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे उपक्रम हो, चाहे संगठन हो, और चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे हर क्षेत्र में हमको पीछे करने का जो कुचक्र चला जा रहा है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, 2023 में जो स्थिति आपने देखा, इसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव देखा, अब 2027 में और आने वाले 2025 में बिहार का भी चुनाव है, वीर कुंवर सिंह जैसा वीर का। तो ये तमाम जो एपिसोड आप देखेंगे, जातियों में उन्मादवाद फैलाने वाले जो दल हैं, उनको कुर्सी नहीं मिलेगी और सत्ता नहीं मिलेगी। सत्ता की चाबी इस अगड़े समाज, ये बहुत बड़ा अगला समाज है, ब्राह्मण व क्षत्रिय, इन सब चीजों को देख करके अगर बैठ करके डिस्कशन होना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि नई लोकसभा बनी है, नए प्रसीमन का जो वादा किया गया था, एक देश एक चुनाव की बात हुई, कानून की बात हुई, तमाम जो बातें फंसी हुई हैं, तो उन सब तमाम चीजों पर अभी बहुत सारी चीजें स्पष्ट होंगी। लेकिन क्षत्रिय राष्ट्र प्रेमी है, राष्ट्र के साथ चलने वाला व्यक्ति है, तो इसलिए हम सब भगवान प्रभु श्री राम के वंशज हैं और मानते हैं कि हमारी जो माटी है, कि हम सब जब तक जिंदा हैं तो नहीं दिया है कभी देश का माटी, तो ये हमारे खून में है। तो ये खून कहता है, ये रक्त बदला है, रक्त वही है, वक्त बदला है। राघवेंद्र जी, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि अगर 2027 में आप क्षत्रिय महासभा का नेतृत्व कर रहे हैं, आप बिना किसी भेदभाव के कि विभिन्न प्रकार के संगठन, अगर वहां क्षत्रिय कोई है तो उसके समर्थन में आप जाते हैं, मेरा ये कहना है अगर भारतीय जनता पार्टी आपको उचित सम्मान न देते हुए अगर आपके लोगों को टिकट ना दे, क्षत्रियों को टिकट की भागीदारी ना दे और समाजवादी पार्टी आपको ज्यादा टिकट दे, तो क्या आप अखिलेश के साथ जाना पसंद करेंगे बनस्पत भाजपा? कृपया स्टैंड क्लियर करिएगा, बीच बचाव की बातें नहीं। द्विवेदी जी, संगठन सर्वोपरि है, ये बात जब मायावती जी की भी सरकार थी तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बड़े बड़े प्रलोभन दिए। उस बात का माननीय कैबिनेट मंत्री थे बादशाह सिंह जी, फतेह बहादुर सिंह जी उस समय कैबिनेट मंत्री थे। उसके बाद अखिलेश जी ने, जब मैंने 9 मई सन 2013 में विधानसभा घेरी, घेरा डालो डेरा डालो, और 3 मांगे रखी थी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, उन 3 मांगों में 2 मांगे तो अखिलेश जी ने उसी समय कह दिया ठीक है मैं ये पूरी कर देता हूं। कि बालंटन चौराहे पर जो अश्वरोही महाराणा प्रताप की प्रतिमा हम लोगों के समय जो लगी, स्थापित हुई, कल्याण सिंह जी उस समय मुख्यमंत्री थे, तो ये इसको हमने कहा सौंदर्यीकरण हो जाए, छतरी बन जाए, ये मांग थी, उन्होंने स्वीकृत कर दिया। महाराणा प्रताप पर हम राष्ट्र की अवकाश की बात कर रहे थे, हमने केंद्र को लिखा जाए, तो कई जगह सरकारों ने किया। उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश सरकार ने महाराणा प्रताप जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया था। 5 एकड़ जमीन हमने कहा था कि हमको लखनऊ में दी जाए, क्योंकि पूरे विश्व के लोग आते हैं, ये प्रदेश ही नहीं कई देशों के बराबर यहाँ आबादी है। तो उन्होंने कहा था राघवेंद्र जी सरकारी दर पर हम देंगे, हमने कहा 48 लाख क्षत्रिय परिवार, 1 करोड़ 30 लाख क्षत्रिय परिवारों के सहयोग से अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा सबके सहयोग से यह महाराणा प्रताप शोध संतान संग्रहालय बनवा लेगा, आप सरकारी दर पर हमें जमीन दे दे। उन्होंने आवास विकास को लिख दिया, लेकिन तब से लेकर के अब तक वो फाइल कहाँ है, वो घूमती जा रही है। हम चाहते हैं कि निश्चित तौर पर अखिलेश सरकार ने अपने 3 वादे में से 2 वादे तो पूरे किए थे, एक वादा जो महाराणा प्रताप शोध संतान संग्रहालय का था, और उन्होंने एक और वादा भी लास्ट में कर दिया कि आप एक व्यक्ति का नाम लिख कर दे दीजिए, इनको जो है संगठन के माध्यम से एक व्यक्ति का लिख के दीजिए, उसको मैं स्थापित कर देता हूं। तो आप विश्वास मानिए, हनुमान सिंह जी हमारे संगठन में प्रदेश के संरक्षक थे, उनको राज्य पद पर सुशोभित उन्होंने करा दिया था। तो ऐसा नहीं है, जिन्होंने मूल्यांकन को समझा, जिन्होंने उसको समझा, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष थे नरेश उत्तम जी, हमारे पास कार्यालय पे कई बार आए, बातचीत हुई, उनके विचार बहुत अच्छे रहे, वो हमेशा समाज में सभी वर्गों में सामंजस्य की स्थापित करते थे। और हमारे जो संरक्षक थे माननीय अमर सिंह जी, जब उन्होंने 2012 में निर्णय लिया, तो जो निर्णय उन्होंने ले लिया था वही एपिसोड था, माननीय अखिलेश जी पीडीए बनाइए चाहे जौन सारी बनाइए, लेकिन ये क्षत्रिय समाज है, इस क्षत्रिय समाज की सत्ता में अहम भागीदारी होती है, और ज्यादातर क्षत्रिय खेती करता है, किसानी करता है, इसलिए ये जो अन्नदाता है ये भाग विधाता भी हैं। इन क्षत्रियों को जो विरासत इनसे ले ली गई, इनके साथ रियासतें ले ली गई, उनके साथ आप जो है सियासत जो हो रही है, उसमें तो मैं आपको भी कहूंगा कि कम से कम आपके परिवार में भी, आपके परिवार में ज्यादातर जो हमारे गृह मंत्रालय है वो सब आपके हमारे परिवार के लोगों का ही, उनका आप चरित्र सामने है, आपके सामने। तो क्षत्रियों का एक चरित्र होता है, ये दुनिया की एक ईमानदार कौम है,
और इस कौम का एक इतिहास है। उन तमाम इतिहासों का अनुसरण करके सच को सच, गलत को गलत, माननीय अखिलेश जी हों या बहन मायावती जी हों, सारे लोग ये मान के चलते हैं कि निश्चित तौर पर ये समाज अग्रणी भूमिका में रहता है। और देश में चाहे इतने संगठन राजनीतिक तौर पर खड़े हो गए हों, लेकिन आज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कुंवर हरबंस सिंह जी हैं और हमारे संगठन के तमाम पूर्व सांसद माननीय जितेंद्र सिंह जी हैं, तो ये तमाम लोग, इस संगठन के तमाम लोग गए हैं। मुझे इसलिए तकलीफ नहीं है कि मुझे तो लगी बार लोगों ने कहा, लेकिन मैं ये मानता रहा कि समाज में जो व्यक्ति हमारे समाज के हैं, जिनका वास्तव में उन्होंने राजनीतिक परिक्रमा बहुत की है, उनको अगर कुछ मिल जाएगा तो निश्चित तौर पर वो समाज की बात सदन और सड़क पर रखेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में कैबिनेट विस्तार हो रहा है, मैं समझता हूं कि केंद्र को, प्रदेश को भगवान जो है ये समझ में आवे कि ये क्षत्रिय समाज 2027 में बहुत अग्रणी भूमिका में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। और एक एक जगह का कैलकुलेशन मैं आपको विधानसभा वाइज कभी अगली इंटरव्यू में मैं आपको दे दूंगा। मैंने पहले भी डाला था, लोकसभा का भी पूरा डाला था कि किस लोकसभा में कितना हमारा मत है। इसलिए आने वाले समय में इस समाज की अग्रणी भूमिका रहेगी। और तमाम जो समाज के जो हमसे हटे हुए हैं, डॉक्टर संजय निषाद ने अभी आपने माना, उन्होंने देखिए रमेश सिंह को बना दिया सदन का नेता निषाद पार्टी का, तो जल छत्री थल छत्री का नारा दिया। बहन अनुप्रिया पटेल को भी इस समाज ने, खासतौर से मैं स्टार प्रचारक था, तो मैंने 2012 में रोहिणिया से विधानसभा भेजा और इसके बाद उनकी पार्टी को जो बल मिला, और उसके बाद ठीक है उनका जो पारिवारिक मामला था उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। अखिलेश के पारिवारिक मामले में मेरा कोई लेना देना नहीं था। तो मैं जहां हूं वो न्याय के साथ हूं, न्याय के साथ रहना ये छात्र धर्म कहता है। इसलिए छात्र धर्म का मैं कहता हूं, देश के क्षत्रियों अपने हक और अधिकारों के लिए एक मत हो जाओ, एकजुट हो जाओ। खाड़ी से पहाड़ी तक सामूहिक एकता के लिए 29 प्रदेशों में राघवेंद्र सिंह राजू एक बार नहीं 3-3 बार आपके बीच गया है। मैं चाहता हूं कम से कम जो संकल्प और आपने जो हमको कुर्सी दी थी और जो दायित्व दिया था वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री का, मैं चाहता हूं 22 जून को एक बार फिर लखनऊ के या दिल्ली के मैदान में खुला राष्ट्रीय चुनाव होगा। 21 जून को नामांकन होगा। देश में सामूहिक एकता से एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो और उस चुनाव के माध्यम से देश का एक सामाजिक नेता भी हम लोग तय करें, जो अमर सिंह जी कहते थे और भैरव सिंह शेखावत जी भी कहते थे, दिग्विजय सिंह भी कहते थे, माननीय प्रतिभाताई पाटिल, महामहिम प्रतिभाताई पाटिल जी भी कहते थे, और देश के तमाम राजनीतिक, स्वर्गीय चंद्रशेखर जी ने भी कई बार ऐसा कहा, क्षत्रिय समाज के लोग। तो ये तमाम बातें जो हैं, ये बात ठीक थी। बीपी सिंह ने भी इस बात को लास्ट में माना था। उनके परिवार के लोग मुझसे अभी भी मिलते रहते हैं। ये मंडल कमंडल तो केवल मैंने उन लोगों को अधिकार हक दिलवाया, तो असली तो मैंने दिलवाया, क्षत्रिय दे सकता है। तो ये तमाम जो चीजें हैं, विसंगतियां क्या हैं, क्या गलतियां हैं, उन सब बैठ करके क्षत्रिय समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग मूल्यांकन कर लीजिए और अपने हक और अधिकार को छोड़ना नहीं है। और निश्चित तौर पर जो गालीबाज नेता है, अभी दिल्ली में महाराणा प्रताप की मूर्ति को खंडित किया गया, आपने देखा सबसे पहले पोस्ट वहां पर हमारे एपी सिंह जी सुप्रीम कोर्ट के वकील गए और तमाम लोगों को मैंने दिल्ली पदाधिकारियों को भेजा, एनपी सिंह वगैरह को। तो ये तमाम जो घटनाएं होती है हमारे साथ, ये घटनाएं घटित ना हो। ऐसे जो लोग हैं उन पर राष्ट्रद्रोह के मुकदमे लगाए जाए, जो हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ करें, जो गलत पिक्चर बनाए, उन पर राष्ट्रद्रोह के मुकदमे हो। चाहे पद्मावत गलत बनाई हो, चाहे जोधा अकबर गलत बनाई हो, और भी तमाम जो बन रही है पिक्चरें, उन इतिहासकार और पिक्चर बनाने वाले लोगों से भी मेरा आग्रह है कि इस तरीके के इतिहास को गलत तरीके से क्षत्रियों के विलन के रूप में दिखाने की अब कोशिश ना किया जाए। आज का युवा जागरूक है, सशक्त है, और मैं ये मान के चलता हूं शैक्षिक है। तो इसलिए अपने हक और अधिकार को हम हासिल करें। और मैं चाहता हूं भारत सरकार से कि जो 1947 में अखंड भारत का जो अनुबंध अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा या क्षत्रियों के बीच, राजा महाराजाओं के बीच आपने किया था, उसको सार्वजनिक किया जाए। और जो हमारी संपत्तियां हैं जिन पर अवैध कब्जे हैं, उनको भी, उन किलों को, उन धरोहरों को, इन स्मृतियों को भी खाली कराया जाए और उसका संरक्षण अगर नहीं है तो हमारे संगठन को दे दिया जाए। हम लोग अपने आपस में सहयोग से उन तमाम जो धरोहर जो हमारा इतिहास बताती है, उन धरोहरों को हम लोग ठीक करा लेंगे। उन धरोहरों से हमारी संस्कृति और हमारे इतिहास की सही जानकारी हमारे युवाओं को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद राघवेंद्र जी हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। न्यूज़ 24 जो आपका चैनल है उसको, और तमाम जो दर्शक हमको सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, उन करोड़ों करोड़ देश के लोगों का, और जो भारत प्रेमी है, राष्ट्र प्रेमी है, उन तमाम लोगों का कि सत्य सनातन बना रहे, इसी आशा विश्वास के साथ राघवेंद्र सिंह राजू आपके स्टूडियो से और आपकी पूरी टीम के साथ मैं बहुत
आपने मुझे समय दिया। मैं चाहता हूं कि कल ये जब आपका वीडियो लोगों के तक जाएगा तो मैं कई कार्यक्रम है, अभी 23 तारीख को हमारा रामपुर में बहुत बड़ा कार्यक्रम है, डिस्ट्रिक्ट तौर पर ये लोगों के बीच जाएगा। और देश के जिन चैनलों पर डिबेट में मैं रहता हूं तो आपने उसमें भी देखा होगा कि समाज की बात रखना मेरा धर्म है, इसलिए क्षत्रिय धर्म के दायित्वों को निभाना मेरा कर्म है। और कर्म फल से रखो वास्ता, इसलिए हमको भी मिलेगा कहीं ना कहीं रास्ता। जय श्री राम। तो ये थे हमारे साथ राघवेंद्र सिंह राजू, जिन्होंने 1987 से ही छात्र राजनीति में कदम रख दिया था। उसके बाद अमर सिंह से लेकर के बीपी सिंह और बड़ी बड़ी शख्सियत के साथ काम किया। आपने कई ऐसे छोटे दलों का समूह भी बनाया जिसके लिए भी काम किया राजनीतिक क्षेत्र में। ऐसे अभी हमारे साथ राघवेंद्र सिंह राजू जी ने अपनी सारे प्रश्नों का उत्तर बड़ी बेबाकी से रखा और उन्होंने कई ऐसे प्रश्न भी छोड़े जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे महाराणा प्रताप की जयंती पर छुट्टी होना। इसके अलावा अगर बात करें तो उन्होंने जिस तरह की बातचीत की उससे लगा कि अखिलेश यादव एक समय क्षत्रिय महासभा को ज्यादा वेटेज देते थे। हम ये भी कहना चाहेंगे कि इस पूरी बातचीत में राघवेंद्र सिंह राजू जी ने बड़ी बेबाकी से उत्तर दिए हैं। उन्होंने जिस तरह अपने संगठन के निर्माण में दिन रात लगे हुए हैं, अपने संगठन का पक्ष बेबाकी से रखा और जिस तरह से ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में राघवेंद्र सिंह राजू और क्षत्रिय महासभा कई बड़े पदों के लिए क्षत्रियों की डिमांड कर सकती है और आने वाले चुनाव में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। ऐसे ही और शख्सियत से हम आपको मिलाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव न्यूज़ 24। थैंक यू वेरी मच।